हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी इसराइल, ईरान एंड ऑब्वियसली यूएसए भी इन्वॉल्व है उसमें। सो इन सब की एक ब्रूटल स्ट्राइक्स चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड ऑब्वियसली ईरान बीइंग डैमेज द मोस्ट बिकॉज अभी अभी रेड क्रिसेंट ने कंफर्म किया है कि 780 किल्ड इन ईरान। एंड ऑब्वियसली आईएईए ने कंफर्म किया है कि रिसेंट डैमेज हुआ है नातान्ज न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान पे। सो हम सब इसका देखते हैं, इसका मिलिट्री इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है एंड बाकी हम सारे इम्प्लीकेशंस एंड ऑब्वियसली इम्पैक्ट ऑन इंडिया हम सारे कवर करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आईईए ने कंफर्म किया है रिसेंट डैमेजेस टू ईरान नतान्ज न्यूक्लियर साइट। ऑब्वियसली 780 प्लस किल्ड हो चुके हैं इन ईरान, इसमें से मोस्टली सिविलियंस थे। एंड ऑब्वियसली 153 साइट्स हिट हुई हैं इन ईरान। ठीक है, आईईए ने क्या किया है कंफर्म कि एंट्रेंस बिल्डिंग एट ईरान नतान्ज, जो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट मीन्स कि जहाँ पे वो अपने यूरेनियम को एनरिच करता था। ऑब्वियसली वो कुछ ज़्यादा 80% से ज़्यादा यूरेनियम एनरिच कर चुका है ईरान। सो उस प्लांट में एक डैमेज देखा गया है इन रिसेंट स्ट्राइक्स। ठीक है, हालांकि रेडियोलॉजिकल कोई लीक का डिटेक्ट अभी तक नहीं बताया गया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें सैटेलाइट इमेजेस भी शेयर की गई हैं, जैसे ये पहले की कुछ इमेज थी अंडरग्राउंड एंट्रेंस एरिया की, फिर नातान्ज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है ये। ठीक है, उसके बाद की जो स्ट्राइक्स थी, ऑब्वियसली ये एआई जनरेटेड इमेज है क्योंकि रियल इमेज गूगल अलाउ नहीं कर रहा है। सो ये कुछ उसकी जो एआई जनरेटेड इमेजेस जो मिली हैं उसको मैंने पिच किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस पे डैमेज कंफर्म बताया जा रहा है आईएई के दौरान। आईएई मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, सो अंडरग्राउंड एंट्रेंस एरिया पे ये कुछ डैमेज हुए हैं, हालांकि रेडियोलॉजिकल लीक का कोई डिटेक्शन नहीं है। ठीक है, ये डैमेज हुआ है एयर स्ट्राइक्स से, और जैसा कि हमने जाना है रेडियोलॉजिकल लीक नहीं है, प्लस अंडरग्राउंड फैसिलिटी एंट्रेंस पे ये डैमेज देखा गया है। ठीक है। अच्छा, इसका एस्केलेटिंग ईरान कन्फ्लिक्ट पे क्या इसका मीन्स है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये हम देख लेते हैं। खैर, इससे रीजनल एस्केलेशन, एक वाइडर मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट रिस्क बना हुआ रहता है। ठीक है, मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन इजराइल, इराक या प्रॉक्सी ग्रुप्स में एस्केलेट अटैक्स इसको कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट कर सकती हैं इन अटैक्स को। ऑब्वियसली जैसा कि हम सब जान रहे हैं, ये सबसे बड़ा एनर्जी थ्रेट बन के उभर सकता है। ऑब्वियसली ट्रेड पे तो एक बड़ा एनर्जी का थ्रेट बना ही हुआ है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कि हम सब जानते हैं कि वो ईरान ने चोक कर दिया है। सो रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन टू ऑयल रूट्स ये हमेशा बना हुआ है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज ये शिपिंग रिस्क पे है इस समय। फिर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इस समय स्पाइक कर रहे हैं, सप्लाई थ्रेटन हो चुकी है इससे कुछ ज़्यादा ही, ये एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। फिर रीजनल एस्केलेशन, जैसा कि हम सब देखा है अभी ऊपर की बना ही हुआ है, जिसमें गल्फ मिसाइल स्ट्राइक्स बनी हुई हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स का जो अटैक है वो एस्केलेट हो सकता है। फिर थ्रेट है एनर्जी ट्रेड को, जैसा कि हमने देखा डिस्टर्ब हो चुका है, ऑयल रूट्स, स्टेट ऑफ हॉर्मूज सिंकिंग रिस्क पर है। फिर ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट इसका अगर हम देखें तो सिविलियन कैजुअलिटीज मास लेवल पे हो रही हैं ईरान में, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा कि दुबई को एकदम तहस नहस करने वाला जो स्ट्राइक्स है वो ईरान ने कर दिया है। फिर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है कई सारे लोगों का इन रीजन, काफ़ी सारे इंडियन जो वहाँ पे डायस्पोरा के लोग थे वो वहाँ के छोड़ छोड़ के सब भाग रहे हैं। मिसाइल ड्रोन अटैक्स लगातार चल रहा है, ऑयल फैसिलिटीज डैमेज हो ही रही हैं। मिलिट्री फैसिलिटीज का तो क्या ही कहना है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। जियो पोलिटिकल टेंशंस अगर हम देखें तो राइजिंग कॉल्स फॉर डी एस्केलेशन, जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी एस्केलेशन के लिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के लिए वापस आने के लिए एम्फोसाइज किया है। यूएस ईरान ब्रिंकमैनशिप ये देखने को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है टू रीजनल सिक्योरिटी। फिर कॉम्प्लेक्स अलायंसेज हैं इन टर्मोइल, ऑब्वियसली जो अलायंसेज बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल पे हैं। यूएन वर्ल्ड पावर्स कंसर्न है इसमें कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके की टेंशंस बढ़ रही हैं इट इज़ नॉट फॉर ग्लोबल इकोनॉमी एंड पीसफुलनेस। फिर इसमें सबसे मेन चीज़ है कि ट्रंप का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ट्रंप हासिल क्या करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये एलिमिनेट करना चाहते हैं अपने इमीडिएट थ्रेट को। कैसे? ये ईरान की मिसाइल फोर्सेस और बेसिस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये ईरानियन नेवल फोर्सेस इन गल्फ जो हैं, जो कि मेजर थ्रेट देती हैं यूएसए को, उसको खत्म करना चाहते हैं, एलिमिनेट कर देना चाहते हैं। फिर स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं क्या, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, ऑब्वियसली जिससे ड्रोन स्ट्राइक्स ये कर रहे हैं, मिसाइल एंड ड्रोन साइट्स जिनकी हैं वो उसको खत्म करना चाहते हैं। फिर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स से ईरान को प्रिवेंट करना है ऑब्वियसली। फिर और जैसे कि हमने देखा कि प्रिवेंट ईरान फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। फिर इनकरेज इंटरनल चेंज, ये इस समय सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, क्योंकि आज ईरानियंस टू टेक बैक गवर्नमेंट, ऑब्वियसली जैसे 1979 के ईरानियन इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद ये जो शिया गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो गई थी, उसको ये टेक बैक करने का कोशिश कर रहे हैं यूएस द्वारा लेड फोर्सेस। एंड प्रमोट डाउनफॉल ऑफ ईरानियन रिजीम, जैसे कि मैंने कहा कि ईरानियन रिजीम का ये डाउनफॉल चाहते हैं, ये इनकी मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रंप के। और जब तक ये अचीव नहीं कर लेंगे तब तक ये नहीं रुकेंगे, ऐसा इन्होंने अपने रिसेंट मीडिया को बताया है।
अच्छा, नेतन्याहू का क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? इसराइल का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसराइल ईरान को एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखता है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मीन्स कि अगर ईरान एग्जिस्ट कर रहा है तो इसराइल एग्जिस्ट करना बंद कर सकता है। दैट मीन्स कि इस ईरान इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है ईरान से। ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो ईरान जीने नहीं देगा, यानी खत्म कर देगा इसराइल को। ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एग्जिस्ट करता है इसराइल के ऊपर। दैट्स वाई दे आर अटैकिंग द तहरीन, नतान्ज, इस्फान, ऑल द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान। फिर ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोग्राम्स को ख़त्म करना चाहता है, जो कि मिसाइल साइट्स हैं ईरान की, एलिट क्वाड फोर्स है जो ईरान का, फिर स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर्स हैं, ये इसराइल इनको ख़त्म करना चाहता है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। फिर मिलिट्री प्रोग्राम्स को ख़त्म करना ही है इसको। एंड ओपन कंडीशंस फॉर पॉलिटिकल चेंज भी इनका एक मेजर मोटिव है ही है। इन्होंने ईरानियन पीपल को कहा है कि ओवरथ्रो करो जो अभी करंट रिजीम है उसको, जो इस्लामिक रिजीम जिसको कहते हैं। फिर ईरान का थ्रेट ये ख़त्म करना चाहते हैं इसराइल, जो कि ग्रेटर गुड के इसराइल में काम करेगा ताकि ईरान का थ्रेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर इम्प्लीकेशन फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक्स, ये क्या हो सकते हैं भाई? रीजनल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक्स के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। एस्केलेशन एंड स्पिल ओवर रिस्क बना ही हुआ है भाई, वाइडर कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, बियॉन्ड ईरान जा सकती हैं क्योंकि नेबर्स और मिलिशिया ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर मिसाइल स्ट्राइक जैसे चल रहा है, यूएस बेस्ड अटैक्स इन गल्फ्स, तो वो जो यूएस की बेसिस अटैक कर रहे हैं उससे यूएस कारपेट बॉम्बिंग स्टार्ट कर सकता है ईरान की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कि हम सब जानते हैं कि चोक हो चुका है एकदम। अच्छा, पोटेंशियल क्या न्यू प्रोलिफरेशन इसका क्या हो सकता है पोटेंशियल? फिर रसिया वॉर में प्रॉम्प्ट कर सकता है रीजनल न्यूक्लियर एस्पिरेशंस को लेके, तो ये रसिया का एक कन्फिग्रेशन बन रहा है यहाँ पे। फिर कंट्रीज में सीक डिटरेंस टू स्टे सेफ भाई, ऑब्वियसली भाई न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने के लिए फिर कई सारी जो कंट्रीज हैं वो रश करेंगी, जिससे न्यूक्लियर आर्म्स का रेस हम इन द रीजन बढ़ जाएगा ताकि वो सेफ फील कर सकें। ये एक बड़ा मेजर एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशन इसका हो सकता है। फिर स्ट्रेटेजिक री अलाइनमेंट इसका किया जा सकता है। जेसीपीओए एंड डिप्लोमेटिक साइडलाइंड, ऑब्वियसली जेसीपीओए एक रीजनल अलायंस है जिसका डिप्लोमेसी के लिए साइडलाइंड, यानी बहुत छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स बन जाएंगे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि इसका दिक्कत हो सकता है। वीकेंड मल्टीनेशनल ओवरसाइड भाई, हर मल्टीनेशनलिज्म का मतलब यही होता है ताकि सारे देश पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें। अगर सब लोग अपना मिलिट्री ग्रुप बना के अपने आप को थ्रेटन फील करने लगेंगे तो ये पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। फिर डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज एंड डिविजन्स, सिक्योरिटी टाइज एंड डिविजन्स में अगर जो काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स आ जाएंगे, दैट्स वाई हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी ये एकदम खतरे में जा रही है। ठीक है, मिसाइल्स, रेडिएशन और आर्टिलरी, इन सब के लिए ये दिक्कत बनता चला जा रहा है। फिर हम जो इस समय डिस्कस करेंगे हमारा मेन इम्प्लीकेशन क्या है, वो इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया है। ऑब्वियसली इंडियन पर्सपेक्टिव से हम सब इसको देखने वाले हैं। सिंस मार्च 3 2026 ये लेटेस्ट असेसमेंट हम अभी देखना चाह रहे हैं। उससे दिक्कत क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस इस समय बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया इम्पोर्ट्स 85 to 90% क्रूड ऑयल, ठीक है, अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, जिसमें 50% क्रूड ऑयल है और 54% एलएनजी है वाया स्टेट ऑफ हरमूज। इसका 50% क्रूड और 54% एलएनजी हम स्टेट ऑफ हरमूज से इंपोर्ट करते हैं। फिर फिजिकल डेफिसिट का प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा से बना हुआ है, क्योंकि एनर्जी भाई अगर $1 राइज होता है तो हमको $2 बिलियन का एनुअल बिल एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है। खैर ये डेटा हम सब अपने कोट कर सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। If $1 of price rises in the crude, then we have to pay $2 billion एनुअल बिलिंग एक्स्ट्रा। ओके ओके, फिर ठीक है। फिर ब्लॉक हुआ है क्या? स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर चोक पॉइंट है लॉजिस्टिक्स हब्स का, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो भाई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमारे 74 डेज तक ही लास्ट करेंगे, 20 to 25 डेज रेडी यूज जिसमें से है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है हमको। फिर शिपिंग जो इंटरप्शंस हैं वो आ सकते हैं, स्काई रॉकेटिंग हो सकती है, फ्लाइट रेट्स मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ सकते हैं, ऐसा एक इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर हो सकता है। फिर ह्यूमन कॉस्ट एंड इवैक्यूएशन हम देखने को मिल सकता है। कैसे? मैसिव डायस्पोरा 9+ यानी 90 लाख से ज़्यादा लोग, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। उनका अर्जेंट इवैक्यूएशन प्लान एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सोशल मीडिया के जरिए प्लीज कर रही है कि तुम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल पाओ, जितने लोग वहाँ से निकल सकते हो। फिर कैजुअलिटीज़ इंडियन मरीन किल्ड ऑफ ओमान, ठीक है, भाई ओमान में जो इंडियन मरीन्स थे वो मारे जा चुके हैं इस जो साइट्स चल रही हैं इस समय, जितने मिसाइल्स दागे जा रहे हैं इधर से उधर। सो एक सबसे बड़ा दिक्कत वो बना हुआ है इंडियन डायस्पोरा के लिए। फिर दुबई, दोहा एंड रियाद, मनामा, ये सब भयानक स्ट्राइक्स के अंडर हैं जिसमें हमारा इंडियन डायस्पोरा का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इम्पैक्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्फ्लेशन सर्च कर सकता है, हाइयर पेट्रोल, फूड एंड पल्सेस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जीडीपी कंसर्न हो सकता है, 50 बेसिस पॉइंट से घट सकती है जीडीपी 2026 में, ग्रोथ रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। स्टॉक मार्केट फियर एंड वॉलेटिलिटी, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट पूरा रेड है, कोई भी स्टॉक्स आपको ग्रीन में नहीं दिखेंगे, जो भी मेजर स्टॉक्स हैं ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस से रिलेटेड।
फिर डिप्लोमेटिक डेलिकेट बैलेंसिंग इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंडिया कंडेम कर रहा है वायलेंस को और रिमेन न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। प्राइम मिनिस्टर इन कॉन्टैक्ट विद कतर एंड कुवैत, ताकि हमारे इंडियन डायस्पोरा को वहाँ से निकाला जा सके, प्लस हमारी जो इमरजेंसी एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। इमीडिएट रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने डायलॉग में अभी रिसेंटली कहा है, ठीक है। और ये सोर्स सारा MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से द्वारा हमने लिया हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच to coming to Civil Solution. If you like this initiative, then please subscribe, like, and share to this channel. Thank you so much.